नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस रिवीजन सीरीज में हम लास्ट टाइम का जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें अभी हमारा मुख्य फोकस इकोनॉमिक सर्वे पर है। इकोनॉमिक सर्वे से जो प्रश्न आ रहे हैं, आइए उसकी शुरुआत करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि बाहरी सहायता सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषित करने का सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि अब स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकार जब बाहर से सहायता प्राप्त करती है या बाहर से जो कर्ज प्राप्त करती है, वह सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए या वित्तपोषण करने के लिए सबसे अच्छा साधन माना जाता है। क्यों माना जाता है? अब स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ लीजिए कि बाहर से सहायता क्यों अच्छा है, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा के रूप में लाया जाता है, जो कि विकासात्मक व्यय में इसकी उपयोगिता के अलावा भुगतान संतुलन को कम करने के लिए भी उपयोगी है। पहला स्टेटमेंट। सेकंड, यह घरेलू बाजार में क्राउडिंग प्रभाव का कारण नहीं बनता है और यह घरेलू उधारकर्ताओं के लिए अनुकूल है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? अब आप सभी लोग बताएं कि बाहर से, विदेश से अगर कोई भारत को सहायता देता है, कोई पैसा विदेशी सहायता भारत सरकार को मिलती है, तो वह क्यों अच्छा है हमारे राजकोषीय घाटे को वित्तपोषण करने के लिए? तो अब स्टेटमेंट आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है, उत्तर आप लोग सोच लीजिए। चलिए अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जब आप बाहर से सहायता प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब है कि भारत सरकार को तो जब पैसा चाहिए तो बहुत बड़ी अमाउंट में चाहिए। तो बहुत बड़े अमाउंट में अगर भारत सरकार देश के अंदर से कर्ज लेगी तो कहां से कर्ज लेगी? या तो शेयर मार्केट से कर्ज लेगी या फिर बॉन्ड जारी करके कर्ज लेगी। अब शेयर मार्केट से सरकार जब पैसा लेगी तो शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा सरकार के पास चला जाएगा। बॉन्ड जारी करके पैसा अगर सरकार लेती है तो देश में जितने भी निवेशक हैं वो क्या करेंगे? सरकार का बॉन्ड खरीद लेंगे, तो फिर पैसा सरकार के पास चला जाएगा। तो इससे समस्या क्या होगी कि सरकार को तो बहुत बड़ी अमाउंट में मिल गई पैसे, लेकिन जो बाद दूसरे जो निवेशक हैं, जिनको कि देश के अंदर के जो निवेशक हैं, जिनको पैसे चाहिए, अब उनको पैसा देने वाला कोई नहीं है। अब उनको पैसा देने वाला कोई इसलिए नहीं क्योंकि पैसा देने वाले जो भी इन्वेस्टर्स थे वो सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे कहां लगा चुके हैं? सरकार के बॉन्ड में लगा चुके हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा चुके हैं। तो ऐसे में इस परिस्थिति को, जब मार्केट में देशी निवेशकों के लिए पैसे की कमी पड़ जाए और सरकार बहुत बड़ा पैसा अपने पास ले ले, उस परिस्थिति को कहा जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो ये क्या करेगा? ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट पैदा कर देगा, क्राउड आउट हो जाएगा। क्राउडिंग आउट का मतलब कि जो भी पैसा है वो क्या हो जाएगा? बाजार से आउट होकर किसके पास चला जाएगा? सरकार के पास। तो बाजार वाले लोगों के लिए पैसे कमी पड़ जाएगी। तो इसीलिए देश के अंदर से अगर हम पैसा नहीं लेते हैं और विदेश से कर्ज लेते हैं या विदेश से कोई सहायता लेते हैं, देश के अंदर के पैसे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देश के अंदर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं या जो कोई भी अपना नया काम करना चाहता है, उसके लिए पैसा मार्केट में उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो यह घरेलू बाजार में क्राउडिंग प्रभाव का कारण नहीं बनता है, सही है। और यह घरेलू उधारकर्ताओं के लिए अनुकूल है। ठीक है, क्योंकि घरेलू उधारकर्ताओं को कोई समस्या नहीं होगी। पहला स्टेटमेंट कि जो बाहर से पैसा आएगा तो विदेशी मुद्रा के रूप में आएगा, या तो डॉलर के रूप में आएगा, या जिस देश से आएगा उस देश की मुद्रा के रूप में आएगा, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा के रूप में आएगा तो विकासात्मक व्यय में इसकी उपयोगिता के अलावा अब भुगतान संतुलन। अब चूंकि हमारा दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता है उसमें हम व्यापार में घाटे में है, भारत सरकार नेट निगेटिव घाटे में रहती है, हमेशा भारत घाटे में है। तो अगर विदेश से पैसा आएगा और वो किसके? सहायता के रूप में आएगा, ठीक है, कर्ज के रूप में नहीं आ रहा है, सहायता के रूप में आएगा, तो क्या होगा कि वो हमारे ऊपर कर्ज नहीं बढ़ाएगा, बल्कि सहायता के रूप में आ रहा है तो हमारा जो ट्रेड का जो बैलेंस है वो हमारे पक्ष में करेगा, हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा की सप्लाई बढ़ा देगा। तो इसका मतलब है कि यह स्टेटमेंट भी सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। इसीलिए सरकारें प्रयासरत रहती हैं कि वह देश के मार्केट से पैसा लेने के बजाय विदेशी मार्केट से पैसा लेना अधिक अनुकूलित समझती है। ठीक है, और अगर वो अनुदान है, सहायता है, तो और बेटर माना जाता है। ठीक है, कर्ज है तो भी अच्छा है, क्योंकि जो बाहरी कर्ज होता है वो लॉन्ग टर्म का कर्ज होता है, लंबे समय में उसे देना होता है, इसीलिए, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत सस्ता होता है। तो ये सब सोच करके सरकारें कोशिश करती हैं कि वो बाहर और अंदर से संतुलित कर दें। ठीक है, ताकि देश के अंदर क्राउडिंग आउट की समस्या नहीं बने। तो इसका मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ये आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है,
आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि भारत के कुल बाह्य ऋण में निम्नलिखित में से किसका प्रभुत्व है। कुल बाह्य ऋण में मतलब कि देश में जो हम विदेश से पैसा लेते हैं कर्ज के तौर पर, उस कर्ज में सबसे अधिक कर्ज कौन लेता है। तो पहला है कि सामाजिक सुरक्षा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सरकार द्वारा लिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कि विदेश से भारत में सबसे ज्यादा पैसा सरकार लेती है कर्ज के रूप में, और वो कर्ज कहां खर्च करती है सरकार, सामाजिक सुरक्षा पर। सेकंड, कि जो गैर सरकारी कंपनियां हैं या जो गैर सरकारी इन्वेस्टमेंट्स करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वह ज्यादा कर्ज लेते हैं सरकार की तुलना में, विदेश से वे लोग ज्यादा कर्ज लेते हैं। थर्ड, राजकीय कर्ज। राजकीय कर्ज का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलाकर के जो विदेश से कर्ज लेती है वो सबसे अधिक कर्ज लेती है। और चौथा है भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान। कुल बाह्य ऋण मतलब भारत सरकार जो दुनिया के अन्य देशों को अनुदान देती है, उससे भारत सरकार का ऋण वह सबसे ज्यादा भारत सरकार का ऋण क्रिएट करता है। तो ये चार ऑप्शंस है। अब आपको बताना है, जानना है, क्योंकि ये इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है डिटेलिंग के साथ, ठीक है। और बजट में भी इसकी चर्चा है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा जो ऋण है वो कहां से आता है। तो इस बार की इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों में बताया गया है कि भारत में सबसे अधिक ऋण करने वाला भारत सरकार नहीं, बल्कि जो भारत की कंपनियां हैं वह विदेश से सबसे अधिक ऋण लेती है, ठीक है। तो विदेश से सबसे अधिक ऋण भारत सरकार नहीं लेती, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं लेती, बल्कि भारत की जो कंपनियां हैं वह विदेश से ज्यादा ऋण लेती हैं, और भारत सरकार विदेश से बहुत कम अमाउंट में ऋण लेती है। भारत सरकार का अधिकांश ऋण घरेलू ऋण है, देशी ऋण है, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखिए, अगर यूपीएससी पूछ ले क्वेश्चन में कि भारत सरकार का अधिकांश ऋण, अधिकांश कर्ज देशी है कि विदेशी है, तो भारत सरकार का जो अधिकांश कर्ज है वो कैसा है, देशी है, ठीक है। ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सरकार एक पूंजी खाता रखती है। अब सरकार एक पूंजी खाता रखती है, तो कल हमने चर्चा करी थी सरकार के दो खाते होते हैं, एक राजस्व खाता और एक पूंजी खाता, जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अर्थव्यवस्था के पूंजी प्रकार के लेन देन को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते का हिस्सा है। अब भाई आपको जानना होगा कि सरकार का जो पूंजीगत खाता होता है उस पूंजीगत खाते में किस किस अमाउंट को रखा जाता है। ऑप्शंस है कि बाहरी उधार या ऋण, सेकंड है ब्याज का भुगतान, तीसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और चौथा है सेवाओं का निर्यात और आयात। अब समझिएगा कि सरकार के जो दो खाते होते हैं, सरकार का जो दो खाता होता है, एक होता है राजस्व खाता और दूसरा होता है पूंजीगत खाता, ठीक है। अब ये राजस्व खाता और पूंजीगत खाता दो खाते हैं, दोनों खाते में क्या शामिल किया जाता है और क्या नहीं किया जाता, दोनों का विशेषता समझ लीजिएगा। पूंजीगत खाता में क्या शामिल किया जाता है, वैसे आय और व्यय जो परिसंपत्तियों का सृजन, परिसंपत्तियों का सृजन या परिसंपत्तियों को कम करते हैं, ठीक है। सामान्यतः एक बार एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, सामान्यतः एक बार किया जाने वाला खर्च, अब अगला इसी में एक और पॉइंट है कि उत्पादक, अब इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या है। राजस्व में क्या होता है, राजस्व खाते में सामान्यतः वैसे आय और
व्यय जो बार बार किए जाते हैं, जो बार बार किए जाते हैं, जो बार बार किए जाते हैं तथा जिनका परिसंपत्ति पर अल्प प्रभाव पड़ता है, अल्प प्रभाव पड़ता है। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा कि अगर सरकार के दो प्रकार के खाते होते हैं, एक राजस्व खाता, एक पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाते में वैसे पैसे सरकार रखती है जैसे सरकार ने कोई पूंजीगत व्यय किया, जैसे वैसे व्यय जो क्या होते हैं, परिसंपत्तियों का सृजन करते हैं। जैसे सरकार ने कोई एक परिसंपत्ति निर्माण की, परिसंपत्ति निर्माण की का मतलब कि कोई एक रेलवे लाइन बिछा दिया, तो यह सरकार ने खर्च किया। अब यहाँ रेलवे लाइन बिछ गया तो सरकार की एक संपत्ति तैयार हो गई। ठीक है, यहां देखिए वैसे आय और व्यय जो बार बार किए जाते हैं, रेलवे निर्माण एक बार करने हैं, लाभ बार बार आएगा। ठीक है, यहां पर क्या है कि वैसे व्यय जो बार बार करना है, जैसे सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी देना है तो वो बार बार दिए जाएंगे। ठीक है, और ये जो राजस्व व्यय जो होते हैं मुख्यतः अनुत्पादक होते हैं। अनुत्पादक का मतलब क्या है कि यहां से सरकार की संपत्ति में वृद्धि नहीं होती है, यहां पर सरकार की संपत्ति में वृद्धि होती है या कमी होती है। यहां पर सरकार की संपत्ति में वृद्धि और कमी नहीं होती है, यह बार बार किया जाने वाला खर्च या बार बार प्राप्त किया जाने वाला आय। जैसे सरकार टैक्स लेती है तो टैक्स बार बार लेती है, तो टैक्स से जो आय आएगा वो किसमें जाएगा, राजस्व आय में, वो राजस्व खाता का पार्ट बनेगा। और पूंजीगत खाता, सरकार अगर कोई एक भारी निवेश करती है, एक बार सरकार कोई एक बड़ा जैसे अपने पीएसयू को बेच दिया, तो पीएसयू को बेच दिया तो सरकार की संपत्ति कम हो गई, एक ही बार में बिक गया, अब वो बार बार नहीं आने वाला है, तो ये हो जाएगा पूंजीगत खाता। अब यहां पे आप समझ गए होंगे कि राजस्व बार बार होता है और पूंजीगत एक बार होता है। राजस्व में क्या होता है कि राजस्व में आपकी संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन पूंजीगत में संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अब यहां पे आ जाइए, इसको देख लीजिए, बाहरी उधार या ऋण। अब यहां समझिए कि बाहरी उधार या ऋण, तो ऋण बार बार लिया जाता है कि एक बार लिया जाता है, ऋण एक बार लिया जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऋण का ब्याज आपको बार बार हर महीने देना होता है। ऋण एक बार लेते हैं लेकिन ब्याज बार बार लेते हैं, तो अगर ब्याज पूछेगा तो वो राजस्व खाते में चला जाएगा, और अगर ऋण पूछेगा तो पूंजीगत खाते में। तो ये ऋण है तो ये क्या हो जाएगा, पूंजीगत खाते का पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ब्याज भुगतान तो ये राजस्व खाते का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्याज बार बार दिया जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अगर एफडीआई आया तो एफडीआई क्या होता है, एक ही बार आता है, बहुत हैवी अमाउंट में, बड़े अमाउंट में आता है, एक ही बार आता है। ठीक है, तो जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है एफडीआई वो 10% से अधिक होता है, एक बार आता है। लेकिन जो एफआईआई होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, वह छोटा होता है, बार बार होता है, आता जाता है, लेकिन यह डायरेक्टली एक ही बार आता है, तो ये किसमें आ जाएगा, राजस्व में आ जाएगा। सेवाओं का निर्यात और आयात, सेवाओं का जो सर्विस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, सर्विस का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ध्यान रखना ये राजस्व खाते का पार्ट है, ये पूंजीगत खाते का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और चूंकि आपको लास्ट टाइम का रिवीजन करा रहा हूं तो ये रिवीजन है, पूरा आपको तैयारी नहीं किया जा रहा है, लास्ट टाइम एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लोक भविष्य निधि, पीपीएफ खाता, बहुत सारे लोगों का पीपीएफ खाता खुला होगा, बहुत सारे लोग खुलवाते हैं। इसमें निवेश करने का क्या लाभ होता है भाई, पीपीएफ खाते का लाभ क्या है? तो पहला है कि समय से पहले खाते को बंद करने की अनुमति है। इसमें आपका समय है अगर 7 साल का, 15 साल का, तो उससे पहले भी आप बंद कर सकते हैं। सेकंड, जमा राशियां कर कटौती के लिए योग्य है, इसमें आपको कर कटौती के योग्य है, मतलब आपको इसमें टैक्स छूट मिलेगा। ठीक है, अगला है कि अर्जित व्यय पूरी तरह से कर मुक्त है, आप जो भी पीपीएफ खाता से जो आपको लाभ होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। संयुक्त खाता खोला जा सकता है, मतलब पति पत्नी दोनों मिलकर के ज्वाइंट रूप से पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि पीपीएफ खाते के रूप में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पीपीएफ खाता जो होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषताएं होती है कि
पीपीएफ खाता सामान्य रूप से उसकी परिपक्वता अवधि 15 साल होती है। मतलब अगर आपने कोई पीपीएफ खाता में खुलवाया है तो 15 साल तक आप उसकी पैसे देते रहेंगे, 15 साल में आपका पीपीएफ खाता मैच्योर हो जाएगा। 15 साल बाद वो आपको एक मुश्त राशि बहुत बड़ी अमाउंट में मिलेगी, ठीक है। और इसे परिपक्वता के 1 वर्ष के भीतर और 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे आपका पीपीएफ खाता 15 साल में मैच्योर हो गया, अगर आपको लगता है कि नहीं भी आपको और बढ़ाना है इसको, तो आप उसको 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जब परिपक्वता हो जाएगा तो उसके बाद आपको बिना कोई पैसा दिए या बिना कोई टैक्स दिए आपको पूरा अमाउंट आपको मिल जाता है। अब यहां ध्यान ये रखना है कि 15 साल के लिए पीपीएफ खाता है, लेकिन 7 वर्ष के बाद अगर 7 साल हो गया तो 7 साल से पहले आप पीपीएफ खाते से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 7 साल के बाद अगर आपको इमरजेंसी आ रही है तो आप इमरजेंसी में 7 साल के बाद पीपीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। तो 7 साल। अन्य फायदा क्या है कि अगर आप आईटी एक्ट की धारा जो एटीसी है इसके तहत अगर आप पीपीएफ खाते से पैसा प्राप्त करते हैं तो उस पर कोई टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि पीपीएफ खाता एक व्यक्ति का होता है, यह कभी भी ज्वाइंट खाता नहीं होता है। पीपीएफ खाता ज्वाइंट खाता नहीं होता है, यही पूछा जाएगा, क्योंकि यहां पर गलत होने की संभावना बहुत अधिक होगी। लोग सोचेंगे कि हाँ पीपीएफ खाता भी तो ज्वाइंट खाता हो सकता है। तो पीपीएफ खाता किसी व्यक्ति का होता है, परिवार में जितने लोग हैं उतना पीपीएफ खाता खुल सकता है, और ज्वाइंट खाता नहीं होता है पीपीएफ खाता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर क्या हो जाएगा कि जमा राशि या कर कटौती के लिए योग्य है, सही है, ठीक है। और अरित व्यय पूरी तरह से कर से मुक्त है, संयुक्त तो नहीं खोला जाएगा और समय से पहले बंद भी नहीं किया जा सकता है। तो 2 और 3 इसका बी आंसर। तैयार है लास्ट टाइम के लिए? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब केंद्रीय बजट, यह प्रश्न आप सभी ने बार बार पढ़ा होगा। अब देख लेते हैं आपकी बजट के संबंध में पॉलिटिकल नॉलेज कितना है। केंद्रीय बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने और इसे संसद के माध्यम से संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। मैं बोलते जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे। देखते हैं, आप लोग सोचते रहिए कि आप कितना सही कर रहे हैं। सेकंड, लोकसभा में बजट पेश करने की जिम्मेदारी केंद्रीय वित्त मंत्री की होती है। तीसरा, वार्षिक वित्तीय विवरण एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का प्रतीक है। अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। अब स्टेटमेंट पढ़ने से आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सही आंसर होगा। पॉलिटी की जानकारी कितनी है ये आपको पता लग गई होगी। अब देख लीजिए आप लोग कितने तैयार थे, जान लेते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 112 क्या कहता है कि लोकसभा में बजट पेश करने की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की, न कि वित्त मंत्री की। तो लोकसभा में बजट पेश करने की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का मतलब है कि वित्त मंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती है, राष्ट्रपति की होती है बजट पेश करने की जिम्मेदारी। क्लियर हो गया? यहीं पर आप लोग गलत करते हैं। सब लोग ये सोचते हैं कि हाँ वित्त मंत्री ही तो करता है बजट पेश, लेकिन बजट पेश करवाता कौन है? राष्ट्रपति करवाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से बजट पेश किया जाता है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। इसीलिए संविधान का जो आर्टिकल नंबर 112 है वो कहता है कि लोकसभा में बजट किससे पेश करने की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की। और वार्षिक वित्तीय विवरण एक वित्तीय वर्ष की अवधि को ध्यान में रखता है। मतलब कि जो बजट होता है वो इस साल, जिस साल बजट प्रस्तुत किया गया है, इसी साल के लिए आय और व्यय का ध्यान रखता है, ठीक है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति क्या करता है? बजट प्रस्तुत करवाता है, अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा। अनुच्छेद 77(3) क्या कहता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है और वार्षिक वित्तीय विवरण भी इसे ही कहा जाता है। ध्यान रखना है कि बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये संविधान का आर्टिकल नंबर 77(3) कहता है कि बजट तैयार करने की जिम्मेदारी केंद्रीय वित्त मंत्री की है, लेकिन बजट प्रस्तुत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? बजट पेश करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। बजट तैयार करने की जिम्मेदारी लोकसभा के फाइनेंस मिनिस्टर की होती है, वित्त मंत्री की, लेकिन बजट पेश करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये राष्ट्रपति की होती है। चीजें क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा और पहला सही है, और वार्षिक वित्तीय विवरण को ही इसमें आय और व्यय है, सेकंड सही, 3 सही है। तो पहला और तीसरा सी आंसर हो जाएगा। तैयार थे आप लोग?
लास्ट टाइम में बहुत फास्ट रिवीजन करना जरूरी है। आइए अगला देखते हैं कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते और उसके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय। अब कह रहे हैं कि भारत की संचित निधि पर भारित खर्च कौन कौन से, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है। आप सभी को मैंने पिछले क्लासों में बता रखा है कि भारत की संचित निधि पर दो प्रकार के खर्च होते हैं, एक संचित निधि से किया जाने वाला व्यय और एक होता है संचित निधि पर भारित व्यय। तो संचित निधि से किया जाने वाला जो व्यय होता है उसका मतलब है कि बजट, सरकार जो बजट बनाती है वह किस लिए बनाती है, वह संचित निधि से किया जाने वाला व्यय है, करना है आगे। जबकि एक होता है संचित निधि पर भारित व्यय। भारित व्यय का मतलब क्या है कि यह व्यय किसी भी कीमत पर करना ही करना है। तो वो व्यय कौन कौन से होते हैं, प्रश्न वही पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते और उनके कार्यकाल से संबंधित व्यय। दूसरा कह रहा है उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। तीसरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। और चौथा है ऋण शुल्क जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है। अभी आप सभी चार ऑप्शन हो गए आपके सामने, आपको बताना है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इनमें से कौन कौन से हैं। विश्वास कीजिए आपको रटा दिया जाएगा एग्जाम तक, और लगभग अगर आप तैयार लगातार रहे हैं तो आपको मैंने रटा ही दिया है। अब देखिए इसको समझ लीजिए कि जो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते होते हैं, हमारे संविधान में ध्यान रखिएगा कि भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय है उनमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के जो वेतन और भत्ते हैं या राष्ट्रपति के जो भी खर्चे हैं वह हमारे संचित निधि पर क्या है, भारित है। उसमें कटौती नहीं की जा सकती है और उसकी लोकसभा में उस पर बहस तो जरूर हो सकती है लेकिन उस पर मतदान नहीं हो सकता है। ये सभी जो भारित व्यय होते हैं, भारित व्यय पर मतदान नहीं होता है और बहस हो सकती है लोकसभा में या राज्यसभा में, लेकिन इस पर मतदान नहीं हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला हुआ राष्ट्रपति का वेतन भत्ते या जो भी राष्ट्रपति के खर्चे हैं। दूसरा उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता नहीं। आपको ध्यान होना चाहिए, अगर आप लोगों ने सावधानी से पढ़ा होगा तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन और भत्ता प्राप्त नहीं करता है। वह किस रूप में वेतन और भत्ता प्राप्त करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ता प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है और उसके जो वेतन और भत्ते होते हैं वह भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन एज अ उपराष्ट्रपति नहीं भारित होते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, और तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन। ध्यान ये रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनका वेतन भत्ता और पेंशन यह भी हमारे संचित निधि पर भारित होता है। लेकिन हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका पेंशन तो भारित होता है भारत की संचित निधि पर, लेकिन उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जिस राज्य में हाई कोर्ट के जज के तौर पे काम करते हैं यह उस राज्य के फंड से वेतन प्राप्त करते हैं। उनको वेतन भारत सरकार नहीं देती है। हाँ, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनका पेंशन भारत सरकार जरूर देती है। इसीलिए हाईकोर्ट के जजों का पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है, लेकिन उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। चीजें क्लियर हो रही हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, जो आपके कैग होते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनके वेतन भत्ते और पेंशन, और यूपीएससी के जो अध्यक्ष और उनके सदस्य होते हैं उनके भी वेतन और भत्ते और पेंशन, ये सब चीजें ये सारे के सारे भारत के संचित निधि पर भारित है। क्लियर हो गया? तो अब प्रश्न आता है कि कौन होगा, तो पहला हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन होता है? नहीं होता है। इनका पेंशन होता है। और ऋण शुल्क, भारत सरकार ने अगर दुनिया के किसी भी देश से कर्ज लिया है तो उस कर्ज को भी, वह कर्ज का जो इंटरेस्ट देना है वह इंटरेस्ट भी भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश जब कर्ज देता है तो भारत के राजकोष को देख करके भारत सरकार के दावे पर ही देता है कि भारत सरकार हमारा कर्ज वापस कर सकती है। इसीलिए दुनिया के किसी भी देश से लिया गया कर्ज भी भारत के संचित निधि पर भारित होता है।
ये आपको आज से जान लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी 1 एंड 4। क्लियर हो गया? संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किया जाने वाला व्यय क्या होता है? जो भी भारत सरकार बजट के माध्यम से सभी मंत्रालय अपना अपना खर्च करते हैं, वह होता है भारत की संचित निधि से किया जाने वाला व्यय। तो संचित निधि से प्रभारित व्यय दूसरा होता है, किया जाने वाला व्यय दूसरा होता है। दोनों क्लियर हो गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये सभी वही सब चीजें हैं जो आपको देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। अगला है कि केंद्रीय बजटीय प्रक्रिया का क्रम बताना है कि जब सरकार बजट बनाती है तो बजट बनाने का क्रम क्या होता है। पहला है कि अस्थायी समितियों द्वारा अलग अलग मंत्रालय के अनुदान मांग की जांच करना। दूसरा है विनियोग और वित्त विधेयक पारित करना। तीसरा है संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा होना। और चौथा है अनुदान मांगों पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा और मतदान होना। आपको इनका क्रम बताना है। आप लोगों ने इसका क्रम पढ़ा ही होगा, पढ़ा होगा ना, खूब बढ़िया से पढ़ा होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो वित्त मंत्री होता है वह बजट प्रस्तुत करता है। कहां? लोकसभा। ठीक है, तो सबसे पहले बजट को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और फिर उस पर लोकसभा में सामान्य चर्चा होती है। 3 से 4 दिन तक सामान्य चर्चा होती है। इसके बाद क्या किया जाता है कि उसके बाद ध्यान रख रहे हैं कि सामान्य चर्चा में उस बजट पर कोई मतदान नहीं होता है, सिर्फ चर्चा होती है और वित्त मंत्री चर्चा के अंत में उस सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं और फिर उस चर्चा के बाद लोकसभा अनुदान मांग पर मतदान करती है। जब वित्त मंत्री जवाब दे देते हैं तब फिर उस पर अनुदान मांग पर मतदान। उसके बाद सामान्य चर्चा जब समाप्त हो जाती है तो उसके बाद अलग अलग जो संसदीय समितियां बनी होती हैं, हर एक विभाग से जुड़ी हुई समितियां होती हैं, वो समितियां फिर उस चर्चा, उस जो बजट प्रस्तुत किया गया उसकी जांच करती है कि किसी विभाग ने, किसी मंत्रालय ने कितना पैसा मांगा है, उसका कितना खर्चा होना चाहिए, कहीं बढ़ा चढ़ा करके पैसा तो नहीं मांगा है। तो फिर उसके बाद उस पर संसदीय समितियां क्या करती हैं? उस पर चर्चा करती हैं। अस्थायी समितियां उस पर चर्चा करती हैं। संसद में 24 विभागीय समितियां ये उस पर चर्चा करती हैं और फिर उसके बाद मंत्रालयवार कि हर मंत्रालय का कितना कितना खर्चा है यह प्रस्तुत किया जाता है और फिर उस पर मतदान किया जाता है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि यह मतदान केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा इस पर बजट पर मतदान नहीं करती है। राज्यसभा बजट पर मतदान नहीं करती है, सिर्फ उस पर डिस्कस कर सकती है, लेकिन लोकसभा में ही उस पर सिर्फ मतदान हो। फिर जब मतदान हो जाता है और अगर बजट पारित हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है कि जब बजट को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, ठीक है, और फिर राष्ट्रपति उस पर अगर साइन कर देते हैं, राष्ट्रपति जब उसको साइन कर देते हैं तो विनियोग विधेयक क्या हो जाता है? अप्रूव्ड मान लिया जाता है कि चलिए भाई विनियोग विधेयक पारित। तो अब क्रम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? क्लियर हो गया? सबसे पहला क्या है कि इनमें से सबसे पहला एक, ठीक है, सबसे पहले अलग अलग समितियों द्वारा उसकी जांच की जाना, फिर लोकसभा में एक के बाद संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा 3, एक के बाद 3 दोनों सदनों में उस पर चर्चा होती है और फिर उसके बाद लोकसभा में उस पर क्या होता है? मतदान होता है। ठीक है, तो उसके बाद 4 और जब मतदान हो जाता है तब क्या होता है? फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, विधेयक पारित हो गया। तो 1, 3, 4 और 2 ये लोकसभा में या बजट के संदर्भ में ये क्रम है कि ऐसे ही बजट स्वीकृत किया जाता है। क्लियर हो रही है? ये सब चीजें आपको देखनी है, हर हाल में देख करके जाना है। यूपीएससी कब ये प्रश्न पूछ रही है कोई नहीं जानता है। अगला देखिए कि केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार की प्राप्ति के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। सरकार की प्राप्ति हुई है यहां से कॉर्पोरेट टैक्स से, कस्टम ड्यूटी से, जीएसटी से और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से। अब कह रहा है कि इनको क्या करना है? अवरोही क्रम में बताना है।
कि सरकार को सबसे अधिक खर्च कहां से मिला। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा पैसा कहां से आया, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पैसा सरकार को कहां से मिलता है, ये आपको बताना है केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में। अब देखिए यहां पर ध्यान से, सबसे अधिक सरकार को पैसा कहां से मिला है, बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटीज, मतलब सरकार को सबसे अधिक पैसा कर्ज से मिला है। उसके बाद जीएसटी, टैक्स में सबसे अधिक पैसा कहां से मिला है, जीएसटी से। उसके बाद इनकम टैक्स से 15% और उतना ही कॉर्पोरेशन टैक्स से भी मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, फिर बाकी सबके और कस्टम से 4%। तो अब आ जाते हैं इनमें सबसे अधिक कहां से आएगा, तो इनमें सबसे अधिक ये चारों के चारों टैक्स है, इसमें सबसे अधिक जीएसटी से आया है तो 3। ठीक है, जीएसटी के बाद इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी। यहां देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स दोनों में एग्जैक्टली है 15%। ठीक है, तो इनकम टैक्स तो यहां पूछा नहीं गया है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स पूछा गया है, 15% है। तो सबसे पहले जीएसटी 17%, 3। उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स निगम कर 15%, तो 1, 3 के बाद 1। उसके बाद क्या है, कस्टम ड्यूटी और यूनियन एक्साइज ड्यूटी। यहां देख लीजिए यूनियन एक्साइज ड्यूटी कितना है, 7% और कस्टम ड्यूटी कितना है, 4%। तो मतलब एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी से ज्यादा है। तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी 4, 3, 1, 4 और तब कस्टम ड्यूटी 2। अब 3, 1, 4, 2 कहां है, आंसर है। ठीक है, अब आप लोग का काम क्या है कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि भारत सरकार का सबसे अधिक सबसे अधिक पैसा कहां से आता है, तो विदेश से या फिर कहीं बाहर से कर्ज, लेकिन अगर टैक्स में बात करें तो सबसे अधिक जीएसटी से। ठीक है, जीएसटी के बाद 2 टैक्स है जो एग्जैक्टली इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स यहां से आता है। ये पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।